नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ नियोजित विकास की राजनीति का यह तीसरा वीडियो। विद्यार्थियों, इस नियोजित विकास की राजनीति में आज हम पढ़ेंगे नियोजन कि नियोजन किस प्रकार से किया गया, नियोजन किन सिद्धांतों पर रखा गया, कौन सी नीति के आधार पर उदारवादी या समाजवादी, किन अर्थों में नियोजन को बनाया गया या किस अर्थ में नियोजन जो है निर्धारित किया गया। इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नीति आयोग, योजना आयोग के बारे में हमने जाना था, जो वर्तमान में अब इसको नीति आयोग के रूप में हम देखते हैं। इन सब के बारे में जाना था, वामपंथी दक्षिणपंथी विचारधारा के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। आज हम नियोजन के बारे में जानेंगे कि मतभेदों के बावजूद, मतभेद थे कि योजना कैसे तैयार की जाएंगी, योजना में किसका पक्ष देखा जाएगा, उपभोक्ता का देखा जाएगा कि उद्योगपति का देखा जाएगा या उस आम जनता का देखा जाएगा जिससे वह प्रभावित हो रही है, यानी कि आदिवासी लोग। तो मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। मतलब विभिन्न प्रकार के मतभेद थे, सभी लोगों में मतभेद थे, उद्योगपति, आदिवासी, सभी लोगों में, वहां की केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी में मतभेद थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक चीज पर सहमति थी, और वह सहमति थी कि विकास का जो कार्य किया जाएगा वह निजी हाथों में बिल्कुल भी नहीं सौंपा जाएगा। सरकार के लिए ये जरूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। मतलब कि सरकार के लिए यह आवश्यक माना गया है, यह जरूरी माना गया कि विकास का कार्यक्रम शुरू करने से पहले या विकास शुरू करने से पहले उसके लिए खाका यानी कि एक योजना, एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाए। खाका मतलब एक ड्राफ्ट तैयार करना, योजना यानी कि एक प्लानिंग कर ली जाए। तो इस प्रकार की एक प्लानिंग कर ली जाए जिसपे कि हमें जिन सिद्धांतों के ऊपर, जिन नीतियों के आधार पर हमें विकास करना है। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। क्या मतलब कि अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए, कि जब हम स्वतंत्र हुए थे या होने जा रहे थे उस समय से लेकर के 1950 तक हमारे देश में, भारत देश में यह समर्थन सभी से हमें प्राप्त था, जन समर्थन सभी से हमें प्राप्त था कि जो विकास होगा वो किस आधार पर होगा, नियोजन के आधार पर ही होगा, योजना के आधार पर ही होगा और अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जाएगा। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। यूरोप जो है वहां महामंदी आई और महामंदी से काफी कुछ वह सीख चुका था। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी कर ली थी। यूरोप महामंदी से उभर चुका था, जापान और जर्मनी जो है वो भी युद्ध की विभीषिका से निकल करके अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा कर लिया। सोवियत संघ ने 1930 और 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति कर ली थी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। कहने का मतलब क्या हुआ, यूरोप, जापान, जर्मनी और सोवियत संघ की हम बात करें तो ये अपनी अर्थव्यवस्था को विभिन्न परिस्थितियों में होते हुए, विभिन्न दयनीय परिस्थितियों में होते हुए भी उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को काफी शानदार और काफी उच्चतर प्रगति पर लेकर आ गए। अब इन सबके पीछे कारण क्या था? इन सबके पीछे कारण था नियोजन, यानी कि योजनाएं तैयार करना। और ये योजना की जो बात थी पूरे विश्व में एक तरह से बह चली थी, यानी कि चल पड़ी थी कि योजना के माध्यम से ही जो है विकास किया जा सकता है, आर्थिक प्रगति की जा सकती है। इस तरह यदि हम देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें कि भारत जिस प्रकार से नियोजन की बात कर रहा था, योजना की बात कर रहा था, और योजना आयोग जो स्थापित किया गया वो आविष्कार नहीं था। ये पहले से ही विभिन्न देशों में इस प्रकार योजना के माध्यम से, नियोजन के माध्यम से आर्थिक विकास किया जा चुका था। दरअसल यह कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक, मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारी, उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि जो निजी निवेशक हैं, मतलब जो इन्वेस्टर हैं, कौन? प्राइवेट जो इन्वेस्टर हैं
और मतलब उद्योगपति और बड़े व्यापारी जो होते हैं वो नियोजन के पक्ष में नहीं होते। मतलब योजना बनाने के या योजना आयोग के या पंचवर्षीय योजनाएं बनाना इस इन सब के पक्ष में नहीं होते। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? एक खुली, एक ओपन माइंडेड या ओपन इकोनॉमी चाहते हैं, जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश न हो। जहां पर पूंजी का बहाव मतलब कितनी पूंजी लगानी है, कितनी नहीं लगानी है, इसका नियंत्रण जो है सरकार पर का नहीं हो, इस बात पर वो सहमति दर्ज करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हो गया। हम बात करें तो 1944 में जो उद्योगपति थे वो क्या हो गए? एकजुट हो गए, एकीकृत हो गए। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार कर दिया। इन्हीं उद्योगपतियों ने क्या किया कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को प्रगति पे लेके आना है, तो हमें क्या करना होगा? नियोजन करना होगा। नियोजित अर्थव्यवस्था के आधार पर ही हमें संयुक्त रूप से हमें आगे बढ़ना होगा। और इसी प्रकार से एक नियोजन के लिए उन्होंने संयुक्त प्रस्ताव भी तैयार कर लिया। इसे बॉम्बे प्लान कहा गया। क्या कहा गया? इसे बॉम्बे प्लान कहा गया। और बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। ये जो बॉम्बे प्लान था, जिस प्रकार से जो संयुक्त प्रस्ताव लाया गया उद्योगपतियों के माध्यम से नियोजित अर्थव्यवस्था में, उसे बॉम्बे प्लान कहा गया। और ये बॉम्बे प्लान की मंशा यानी उद्देश्य क्या था? कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े से बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो अथवा वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। दक्षिणपंथी और वामपंथी, वामपंथी जो गरीब और मजदूरों के हित की बात सोचता था, और जिसमें दक्षिणपंथी जो खुली बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का या उदारवाद पूंजीवाद का समर्थक था। तो ये दोनों विचारधारा वाले जो लोग थे वो भी क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि जो विकास हो वो कैसा हो? नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से होना चाहिए। भारत के आजाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। जैसे ही भारत आजाद हुआ विद्यार्थियों, तो क्या अस्तित्व में आ गया? योजना आयोग जो है अस्तित्व में आ गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, ये फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। योजना आयोग जो था उसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाई? उसने ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि ये फैसला किया गया कि जो भी विकास का कार्यक्रम किया जाएगा या विकास किया जाएगा, विकास के लिए रणनीति जो बनाई जाएगी, जो रास्ता खोजा जाएगा, वो कैसा होगा? केंद्रीय होगा। इस संस्था ने जो फैसला किया वो कैसा होगा? उदारवादी होगा कि पूंजीवादी होगा? इस संस्था ने ये केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका जो है इस योजना आयोग ने निभाई कि विकास का रास्ता हमें कौन सा अपनाना है, उदारवादी या समाजवादी या मिश्रित, किस प्रकार का अपनाना है, इस पर आम सहमति बनी। सबसे पहले हम बात करें शुरुआती कदमों की। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। सोवियत संघ ने क्या किया था कि भारत के योजना आयोग ने सोवियत संघ की तरह ही क्या किया, भारत ने योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प शुरू किया। तो अपने यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है बच्चों? यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत ने जो योजना आयोग से के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं का जो की बात करी, वो किसको देख करके करी? सोवियत संघ को देख करके करी कि सोवियत संघ में भी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही विकास किया गया, विकल्प चुना गया विकास का। तो आपके सामने प्रश्न बनता है कि भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रारूप तैयार करना या पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश से प्राप्त किया या उसे अपनाया? सोवियत संघ से। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी। मतलब भारत सरकार क्या करेगी? एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। मतलब 5 साल के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करेगी जिसमें 5 साल तक कहाँ क्या खर्च करना है, कितनी आमदनी होगी, कहाँ खर्चा होगा, ये सभी योजनाएं तैयार की जाएंगी। और इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। मतलब केंद्र सरकार के पास क्या आय है, क्या खर्चे हैं, और राज्य सरकार के पास क्या आय है, क्या खर्चे हैं, ये 2 हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था और इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दिन मतलब प्रतिदिन
मदों पर खर्च करना था। मतलब इसके अंतर्गत सालाना आधार पर प्रतिदिन मदों पर खर्च करना था, और दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था। मतलब पहला हिस्सा क्या हो गया, गैर योजना व्यय का हो गया, और दूसरा हिस्सा क्या हो गया, योजना व्यय का था, है ना। और योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। कहने का मतलब क्या हुआ कि योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी सरकारों के बीच में बजट जो है 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा गैर योजना व्यय हो गया, और दूसरा हिस्सा जो था वो योजना व्यय हो गया, कि बिना योजना के व्यय करना हो गया एक हिस्सा तो, और एक हिस्सा हो गया दूसरा जिसे योजनाओं के माध्यम से व्यय करना था। तो ये 2 हिस्से जो है इसमें स्थापित हो गए थे, 2 हिस्सों में ये बट गया था। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। किसको, योजना व्यय को। और पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फायदा यह था बच्चों कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी। मतलब पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से क्या फायदा हुआ, सबसे बड़ा ये फायदा हुआ कि सरकार के सामने यह उनके समकक्ष ये चीज खड़ी थी कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार की हो जाएगी, या किस प्रकार की हम बना सकते हैं, या किस प्रकार से हम अर्थव्यवस्था में विकास के लिए कहाँ हम नई नई नीतियों को, नई नई स्कीम्स को हम ला सकते हैं। ये सामने जो थी तस्वीर उनके सामने खड़ी थी। वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी। वह अर्थव्यवस्था में कौन, योजना आयोग के माध्यम से सरकार लंबी अवधि के लिए हस्तक्षेप कर सकती थी, मतलब निवेश कर सकती थी। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ, और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इससे देश में गहमागहमी का माहौल हो गया, और जीवन के हर क्षेत्र के लोग, मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान, राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेजों पर व्यापक बहस मुबाहिसा चलाया। मतलब बहस मुबाहिसा मतलब कि बहुत ही गहन तरीके से वाद विवाद चलाया। नियोजन को लेकर देश में जो गहमागहमी पैदा हो गई, मतलब गर्मा गर्मी जो पैदा हुई, वह 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। मतलब काफी ऊंचाइयों पर यह गहमागहमी यानी कि जो वाद विवाद था वो चरम तक पहुंच गया। 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह माहौल जारी रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 चालू होनी थी, लेकिन इस वक्त तक नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया, और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को थोड़ी देर का विराम देने का फैसला किया। हालांकि इन योजनाओं की प्राथमिकताओं और प्रक्रियाओं को लेकर अनेक आलोचनाएं सामने आई, लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। मतलब इतनी गहमा गहमी हुई, और सब कुछ इन वाद विवाद और इन सब चीजों के बीच में सबसे अच्छी बात क्या हुई कि आर्थिक विकास का जो बुनियादी आधार है वो सुनिश्चित हो चुका था। इसके साथ ही विद्यार्थियों, हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप इस प्रकार से, आप इसका प्रथम पेज जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इस प्रकार से ये तैयार किया गया था। विभिन्न प्रकार के वाद विवाद होने के बावजूद, गहमा गहमी होने के बावजूद, हमने एक चीज तो प्राप्त कर ली थी कि हम यह जान चुके थे कि हमें आर्थिक विकास किस आधार पर तय करना है, आर्थिक विकास को किस आधार से, किन नीतियों के आधार पर हमें लेके जाना है, इन सभी को हम भलीभांति समझ चुके थे। इसके साथ ही विद्यार्थियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या विचार उसमें, किन किन नीतियों के आधार पर योजना तैयार हुई, इन सभी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।